नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों, हिंदी द बेस्ट चैनल में आज हिंदी प्रैक्टिस सेट यूपी टेट वालों के लिए है और इस श्रृंखला का ये चौथा टेस्ट है और देखते हैं आज आपका कितना सही जाता है। और आपसे निवेदन भी है और आपके लिए सुझाव भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यूपी टेट में लाने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए इसकी तैयारी मत करिए। हो सकता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाली भर्ती में इसका भी मेरिट जोड़ा जाए। अगर 1/4 इसका भी मेरिट जोड़ा गया तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए और इस चैनल का प्रयास रहेगा कि आपका मार्क 120 से प्लस ही हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न विद्यालय शब्द में है। मित्रों, पहला प्रश्न बहुत ईजी। आपका खाता जो है यस में खुलना चाहिए, नो में नहीं। तो ऑप्शन ए कह रहा स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए स्वर संधि, विद्या प्लस आलय विद्यालय। और अगर स्वर संधि में कौन सा संधि है तो दीर्घ स्वर संधि है। 32वां प्रश्न पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए पा प्लस वन। मित्रों, ऑप्शन आपको दिखाई ही दे रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी पो धन अन। आप याद रखिएगा कि अयादि संधि में ए का अय होता है, ओ का अव, अय का आय और अव का आव। अगर पावन होता मित्रों तो पाव धन अन लिखा होता तो पावन हो जाता। इसलिए ऑप्शन सही है सी पो धन अन। 33वां नंबर मित्रों 31, 32, 33 इसलिए पड़ा हुआ है। पेपर में भी ऐसे ही आना है, इसलिए आपकी सुविधा को देखते हुए ही नंबर ऐसे डाला गया है। आइए देखते हैं 33वां प्रश्न। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, सी ऑप्शन कह रहा 3 और डी अनगिनत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी 2 वचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं। 34वां प्रश्न आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए आगरे, बी आगरों, सी आगरें और डी बहुवचन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। और बहुवचन किस प्रकार की संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है? जो संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होती हैं। अगर अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर नाउन, इसका बहुवचन नहीं बन सकता, इसलिए आगरा का बहुवचन नहीं बनेगा। 35 नंबर जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए पद, बी विकारी शब्द, सी अविकारी शब्द और डी पदबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी अविकारी शब्द। अगर विकार उत्पन्न होगा तो विकारी शब्द विकार नहीं उत्पन्न होगा, यानी उसमें कोई विकृति नहीं आएगी, शब्द ज्यों का त्यों ही रहेगा किसी भी कर्ता के साथ और किसी भी काल में। तो ऑप्शन उसका अविकारी ही रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसको ऑप्शन सी अविकारी शब्द। और आप जानते हैं पद क्या होता है? जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं उसी को हम पद कहते हैं। और विकारी शब्द वे होते हैं जो जिनमें परिवर्तन आ जाता है कर्ता के अनुसार या काल के अनुसार। तो विकारी शब्द टोटल 4 होते हैं और अविकारी भी कुल 4 ही होते हैं। आइए 36वें प्रश्न की ओर। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी तृष्णा। और अगर इसका आपको इसका संधि विच्छेद करना हो तो जाएगा तृष धन ना। 37 नंबर कवि का स्त्रीलिंग होगा। बहुत ही कठिन प्रश्न है मित्रों, लेकिन परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में इतनी बार इसको करवाया जाता है कि शायद ही आपका ये गलत हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवयत्री। 38 नंबर संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं।
ऑप्शन सी तत्सम। और संस्कृत हो ही नहीं सकता, और तद्भव इसलिए नहीं है क्योंकि उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से जो शब्द डायरेक्ट हिंदी में आए हुए हैं तत्सम, और तत्सम में अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो ही तद्भव होता है। और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि देशज कह रहा है, यानी देश की बोलचाल की भाषा में जो शब्द आ जाते हैं उन्हें देशज कहते हैं। 39 नंबर, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हों तो उसको कहते हैं। जब दोनों पद प्रधान होते हैं मित्रों तो कौन सा समास होता है? ऑप्शन इसका चला जाएगा ए के पास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ही दोनों पद प्रधान होते हैं। 40 नंबर, शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है उज्ज्वल, और बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, और डी उज्ज्वल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी उज्ज्वल, क्योंकि जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत धन ज्वल होता है, और ता के नीचे हलंत यानी आधा ता होता है, तो आधा ता का आधा ज ही बनेगा, पूरा ज नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन सही है डी उज्ज्वल। 41 नंबर, अनुरक्त का विलोम शब्द है। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन बी के साथ विरक्त। और आप जान लें कि आसक्त और अनुरक्त तो एक ही शब्द है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? यानी इसमें कौन से ऐसा समूह है ऑप्शन ए बी सी डी में से कि चार के चारों शब्द तत्सम यानी संस्कृत के हैं? तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन ए के साथ शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सारे तत्सम हैं। बाकी किसी और सब में तद्भव या जो है विदेशज शब्द आ गए हैं। 43 नंबर, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा कुरूप, बी कुशल, सी कुकर्म, डी कुचाल। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन बी के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल, क्योंकि कुरूप में से कु को हटा देंगे तो भी रूप एक अच्छा शब्द मिल रहा है आपको, सार्थक शब्द। कुकर्म में से कु को हटा देंगे तो कर्म सार्थक शब्द मिल रहा है। कुचाल में से कु को हटाएंगे तो चाल सार्थक शब्द मिला, लेकिन कुशल में से कु को हटाएंगे तो शल बचेगा, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ऑप्शन ए है पुजारिन, बी कठिन, सी चिन्ह, डी मीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए पुजारिन। पुजारी शब्द में इन प्रत्यय लगा और इसका स्त्रीलिंग बन गया, ऑप्शन गया ए के साथ पुजारिन। 45 नंबर, प्रिय विद्यार्थियों देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, और डी द्विगु समास। तो आप जानते ही हैं कि इसका ऑप्शन जाएगा डी के साथ द्विगु समास। द्विगु समास ही संख्यावाची होता है। 46 नंबर, द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए लंबोदर, बी अंधकूप, और सी नर नारी, डी शरणागत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी नर नारी। जहाँ पे दो शब्द हों और दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हों, अपोजिट वर्ड हों, और बीच में हाइफन यानी योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास पाया जाता है। लंबोदर हो जाएगा मित्रों बहुब्रीहि समास। लंबा है उधर जिसका, अर्थात रूढ़ हो गया है किसके लिए? गणेश जी के लिए, इसलिए लंबोदर बहुब्रीहि समास। अंधकूप, अंधा कुआं, कूप की विशेषता हो रही है, तो ये आपका चला जाएगा कर्मधारय समास। डी ऑप्शन शरणागत, शरण को आया हुआ, ऑप्शन चला गया। ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो करेक्ट आंसर है मित्रों आपका नर नारी, ऑप्शन सी। 47 नंबर, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। मित्रों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कहीं आप गलत करके चले आएँ। ऑप्शन ए कह रहा शहरी, बी नागर, सी नर नारी, डी शरणागत।
तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन बी के साथ नागर। शहरी नहीं कहेंगे मित्रों, नागर कहेंगे। 48 नंबर, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए सरसों, बी लोहा, सी लकड़ी, डी पुस्तक। तो करेक्ट आंसर है मित्रों इसका जातिवाचक संज्ञा जिसमें नहीं है वह हो जाएगा सरसों, क्योंकि ये अवस्था का बोध करा रहा है, भाववाचक संज्ञा है। बाकी लकड़ी, लोहा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हैं। 49 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन ए कह रहा मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी राम घर पर सो रहा है, सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, डी निसार खेलता है। तो संप्रदान कारक में मित्रों जब किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा, फिर भी मिला लीजिए, ऑप्शन सी सही है इसका, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। को और के लिए जहाँ पे आता है वही आपका संप्रदान कारक होता है। 50 नंबर प्रश्न, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, यानी इस वाक्य में वह शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, और सी गया है संबंधवाचक सर्वनाम के साथ, और ऑप्शन डी कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो करेक्ट आंसर होगा मित्रों इसका ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आपने संस्कृत पढ़ा है तो उसमें आप जानते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष होता है, तो ये प्रथम पुरुष ही है। और अगर इंग्लिश में देखें तो फर्स्ट पर्सन है। इसी प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। 3 प्रकार के होते हैं, वक्ता यानी मैं, श्रोता यानी तुम, और जिसके बारे में बात की जाती है वह। 51 नंबर, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए रस्सी जल गई, बी सीमा पढ़ रही है, सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, डी बच्चा सोता है। करेक्ट आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यहीं पे 2 क्रियाएं हैं मित्रों, एक पढ़ना और एक आना। तो आते हैं 52 प्रश्न की ओर। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा जो छोटा हो, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि ऑप्शन ही सही हो सकता है, लेकिन बी कह रहा जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए, और सी जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, डी जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट भी हो और साथ में एक फाइनाइट वर्ब भी हो। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों इसका ऑप्शन डी के साथ, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, वही आपका सरल या साधारण वाक्य होता है। 53 नंबर, मोहन बाजार जा रहा है। तो इस भाग्य में उद्देश्य है, यानी इसमें आपको डूअर बताना है, कर्ता बताना है। आप मोहन, बी खरीदारी, सी घूमना और डी बाजार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए मोहन। कौन बाजार जा रहा है? मोहन। तो यहाँ से भी उद्देश्य का पता लग गया, और विधेय क्या हो गया? मोहन के बारे में बताया गया, बाजार जा रहा है, तो पूरा शब्द हो गया विधेय। प्रश्न संख्या 54 पे, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन ए वर्षा हो रही है, बी मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सी सुधीर पढ़ता है, और मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन डी के साथ, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। यहाँ पर देखिए, जब कोई वर्ड और से जुड़ेगा तथा से, जब कोई वाक्य और या तथा से जुड़ेगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और मिश्रित वाक्य में होता क्या है? एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यानी कि नीना पास हो गई बार बार हम कहें तो उसके सामने ही लगेगा कि आगे कोई न कोई सेंटेंस और होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। 55 नंबर, किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा विस्मयवाचक चिन्ह, बी अवतरण का उद्धरण चिन्ह, और सी प्रश्नवाचक चिन्ह,
डी निर्देशक चिन्ह। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन बी के साथ अवतरण का उद्धरण चिन्ह। इसीलिए आपने देखा है जब भी हम किसी विद्वान की परिभाषा या उनके कथन को देखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, उसी को हम अवतरण का उद्धरण चिन्ह कहते हैं। 56 नंबर, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सेम टू सेम, चारों वाक्य में एक ही बात लिखी हुई है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन ए के साथ। जो पत्र आया है वहाँ पे आप थोड़ा सा ठहराव करेंगे, यानी अल्प विराम लेंगे और फिर कहाँ है प्रश्न करेंगे। तो जो पत्र आया है कहाँ है, ऑप्शन गया ए के साथ। 57 नंबर, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। नीचे 4 मुहावरे दिए गए हैं, कौन सा मुहावरा यहाँ पे सही से सेट हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा मैं 7वें आसमान पर पहुँच गया, बी मैं आग बबूला हो उठा, सी मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, डी मेरे प्राण सूख गए। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन डी के साथ, मेरे प्राण सूख गए। और मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई घमंड की बात नहीं हो गई, कोई खुशी की बात नहीं हो गई है। और मैं आग बबूला हो उठा, शेर को देखने के बाद कोई आग बबूला नहीं हो सकता है, डर जाएगा। और सी मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, यह भी नहीं हो सकता है, यानी क्रोध भी नहीं कोई कर सकता है। तो ऑप्शन डी है इसका, मेरे प्राण सूख गए। और यह भी याद रखिएगा कि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है, भले ही किसी एक का प्राण निकल रहा हो लेकिन वो लिखा किस में जाएगा, बहुवचन में। 58 नंबर, सही मुहावरा है। ऑप्शन ए कह रहा नेत्रों में मिट्टी डालना, बी आंखों में रेत फेंकना, सी आंखों में धूल झोंकना और डी आंखों में कचरा डालना। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी ही, आंखों में धूल झोंकना। आ गए हैं हम लोग वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर पर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे कोई त्रुटि है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके कमेंट का स्वागत है। तो 59 नंबर, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ऑप्शन ए पकड़ में न आना, बी बहुत बड़ा होना, सी हाथों का व्यायाम करना, डी हाथ फैलाना। तो करेक्ट आंसर गया मित्रों ऑप्शन ए के साथ, पकड़ में न आना, उसी को हम कहते हैं हाथ न आया। 60 नंबर, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ऑप्शन ए चक्कर आ जाना, बी अहंकारी हो जाना, सी सरदर्द हो जाना, डी पीछे मुड़कर देखने लगना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी अहंकारी हो जाना। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।